जब 1907 में फिर से कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ तो उग्रवादियों ने यह पाया कि कांग्रेस अपने विचारों से, अपने पुराने वादों से हट रही है, यानी स्वराज के लक्ष्य पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तिलक आदि ने पुनः जोर दिया और रास बिहारी बोस, जो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने इन मांगों को रखा तो, लेकिन ऐसा लगा कि अनिच्छा से किया जाए। ऐसा देखते हुए गर्म दल के लोग, कांग्रेस का गर्म दल कांग्रेस से वॉकआउट कर गया, बाहर निकल गया। 1907 से कांग्रेस एक तरीके से विभाजित चली, जो 1916 में फिर वापस एकजुट हुई। तो इस प्रकार कांग्रेस के विभाजन के साथ एक दूसरे तरीके का इतिहास शुरू होता है। इसी दौरान 1906 में मुस्लिम लीग के नाम से एक संस्था स्थापित हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 को कराची में हुई। इससे पूर्व इसके कुछ नेता उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन से मिलते हैं ढाका में और अपनी कुछ मांग रखते हैं। मांग स्पष्ट थी कि मुस्लिम लोग अपने लिए एक अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे, मुस्लिम लोग नौकरियों में भी अपने लिए कुछ खास स्थान चाहते थे, आदि आदि। बात स्पष्ट थी कि अंग्रेज तोड़ो और राज करो इस नीति की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसके पहले बंगाल का जो विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया वह एक अभूतपूर्व निर्णय था। अभूतपूर्व इसलिए क्योंकि जब कर्जन से पूछा गया कि बंगाल प्रांत को विभाजित क्यों किया जा रहा है, तो उसने इशारा किया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत हो गया है और वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कारणों से उसे दो भागों में बांटा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे असली कारण कुछ और था। बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने का प्रयास इसका मुख्य कारण था। हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में एक तरीके से वैमनस्य पैदा करना इसका दूसरा कारण था। तो ये बंग विभाजन को लेकर कांग्रेस में बहुत तकरार हुई और कांग्रेस ने तय किया कि इसका खुले स्तर पर अब विरोध होना चाहिए और उसने कुछ योजनाएं बनाई जिसमें था बहिष्कार, बायकॉट और स्वदेशी। स्वदेशी और बायकॉट क्या है? ये बंग भंग आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम का मुख्य तरीका था। बहिष्कार किस चीज का? सभी चीज जो अंग्रेजों की हो, चाहे अंग्रेजों के कोर्ट हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे उनके कपड़े हों, उनके नौकरियां हों, उनके पद हों, उनकी अपनी शिक्षा हो, आदि आदि सबका बहिष्कार किया जाए। और दूसरा था स्वदेशी। अब यदि बहिष्कार कर रहे हैं तो उसकी एवज में हम स्वयं अपना सामान बनाएं, स्वयं अपना सामान उपयोग करें, अपनी राष्ट्रीय नीति बनाकर अपने राष्ट्रीय विद्यालय भी खोलें और साथ ही इस बात का प्रचार करें कि स्वदेशी हमारे आर्थिक हित में भी है। इसके परिणाम क्या हुए? पूरे देश में बहिष्कार को लेकर बहुत तरीके से सामानों को, अंग्रेजी सामान को जलाया गया। सभी वकीलों ने हजारों की संख्या में अदालत का बहिष्कार किया। बहुत से भारतीयों ने नौकरी से इस्तीफा दिया। जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में पढ़ाई होती थी स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ का विद्यार्थियों ने बायकॉट किया और बहुत अन्य तरीकों से अपना विरोध अंग्रेजों को प्रकट किया। ब्रिटिश कपड़े, ब्रिटिश सामान को जलाया गया, बॉन फायर जगह जगह पर उन्हें इकट्ठा करके एक पब्लिक प्लेस में उसे जलाया गया। निश्चित रूप से विदेशी सामान के बहिष्कार का
3-4 तरीकों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। पहला, बहुत ज्यादा चैतन्यता पूरे भारत में फैली। पूरा देश कई कदम राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ गया। पूरी तरह से चेतना जाग उठी और यह आंदोलन जो है जन जन तक फैल गया। पहले जो उदारवादी काल में जो पहले ड्राइंग रूम या कुछ क्षेत्र तक ही सीमित था, अब यह आंदोलन सड़कों पर आ गया। इसमें अच्छी संख्या में महिलाओं ने और युवा वर्ग ने भाग लिया। दूसरा, यदि विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ तो स्वदेशी चीजों का विस्तार हुआ। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय स्कूल आदि खुले। हमारे अपने संस्कारों को ढालते हुए एक राष्ट्रीय नीति बनी और बहुत से बच्चों ने वहाँ पे पढ़ाई की। इसके साथ ही स्वदेशी फैक्ट्रियाँ सामने आई, जहाँ पर हम अपने कपड़े पहनने लगे, अपने सामानों का ज़्यादा प्रचार होने लगा। तो हर चीज़ स्वदेशी आने से राष्ट्रीयता की भावना बहुत पनपी। तो ये स्वदेशी और बहिष्कार, ये बंग भंग आंदोलन का जो हिस्सा थे, यह एक बहुत बड़ा कदम था, एक बहुत नए तरीके का एक आंदोलन था जिसके माध्यम से स्वराज प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही थी। पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं था। इस प्रकार कई तरह की घटनाएं उग्रवादिता को बहुत तेजी से आगे बढ़ाई और स्वाभाविक था कि बंग भंग आंदोलन का एक और परिणाम यह हुआ कि कुछ हद तक अंग्रेज शासन हिंदू और मुसलमानों में विभाजन की दीवार खींचने में सफल हुआ। जैसा मैंने बताया, मुस्लिम लीग आगा खान के नेतृत्व में 31 दिसंबर 1906 को उसने कराची में अपना सेशन रखा, एक पार्टी की स्थापना हुई और उसने अपने कुछ प्रस्ताव रखे जिससे स्पष्ट था कि वे अपना अलग रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं कांग्रेस से हटकर। कुल मिलाकर बंग भंग आंदोलन का परिणाम यह बहुत बुरा हुआ। अंत में बंगाल का विभाजन 1911 में जनता के दबाव में रोक दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग जब 1911 में भारत आए, उन्होंने घोषणा की कि बंग भंग आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, या कहना चाहिए कि बंगाल के विभाजन को रोक दिया जाता है। तो एक और ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन तब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई खड़ी कर दी थी और अंग्रेज सफल हुए। कांग्रेस भी टूटी हुई थी, नरम दल और गरम दल था। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन अपने उग्रवादिता के दौर में कुछ ऐसी घटनाओं से भी गुजर रहा था जो चिंताजनक थी, लेकिन कुल परिणाम यही था कि पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। राष्ट्रीयता की भावना बहुत पनप रही थी। पुरुषों का, महिलाओं का, युवा वर्ग का, बच्चों का इस आंदोलन में भाग लेना एक सामान्य चीज हो गई थी। 1917-18 के युद्ध में उदारवादी कांग्रेसियों के मद्देनजर भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया और लाखों की संख्या में भारतीय सैनिक बनकर, अंग्रेजों के सैनिक बनकर विदेशों की जमीनों पर लड़ाई लड़े और कई लोग शहीद हुए। कांग्रेस को अपेक्षा थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज सरकार भारतीयों के लिए कुछ बहुत बड़ी घोषणा करेगी। जब 1918 में युद्ध खत्म हुआ, उस दौरान यह स्पष्ट हो गया कि उदारवादियों की मांगों को कतई अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, उल्टा खारिज कर दिया। उनकी अपेक्षाओं पर तुषारपात किया, उल्टा और कठोरता से पेश आए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, वाइस रॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड के, इन दोनों के नाम से
यह बना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसरॉय थे और मॉन्टेग्यू भारत सरकार के मंत्री थे अंग्रेजी शासन में। इन दोनों के नाम से एक घोषणा हुई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें अंग्रेजों ने स्वराज की बात तो दूर बल्कि मुस्लिम लोगों की, मुस्लिम लीग की मांगों को स्वीकार किया। और तो और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट आदि आदि कुछ अन्य बातें भी की। इससे पहले 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में भी यही किया गया था। अब यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की घोषणा के बाद, सुधार की घोषणा के बाद, भारतीय नेताओं का पारा आसमान पर था और इसी दौरान गांधी भी भारत आ चुके थे। इसी दौरान लोकमान्य तिलक, जिन्हें 1910 में मैंडाले बर्मा की जेल में भेज दिया गया था 6 वर्षों के लिए, क्योंकि उन्होंने केसरी और मराठा में कुछ बड़ी कठोर टिप्पणियां ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखी थी, तो इसलिए उनको डाला गया था। वे भी अपना कारावास पूरा करके वापस आ चुके थे। तो कुल मिला के जो 1916, 17, 18 का काल था, अपेक्षाएं भारतीयों की बहुत ज्यादा थी, लेकिन मिला कुछ नहीं। परिणाम क्या हुआ? उग्रवाद ने और जोर पकड़ा, लेकिन स्थितियां कुछ बदल गई थी। अरविंद घोष, उनके भाई, ये लोग भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन बाद में छोड़ दिए गए और अरविंद घोष तो एक संत होकर पांडिचेरी आश्रम चले गए। तो अब ये जो तिलक के आने के बाद इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर, श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया। तिलक ने वैसे तो स्वयं अपना एक आंदोलन चलाया जिसका नाम उन्होंने होम रूल आंदोलन दिया, और एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत में उसे होम रूल लीग, ये बहुत प्रसिद्ध महिला रही, विदेशी थी, भारत में आके बस गई थी, तो उन्होंने अपना आंदोलन चलाया और बाद में तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। होम रूल का उद्देश्य था स्वराज ही, और यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये नए तरीके से आंदोलन शुरू हुआ। इसमें भी सारी बातें वही थी जो पूर्व में कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में घोषित की थी, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा हो, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा हो, चाहे वो और भी अन्य बातें जो थी, जो हमारे आंदोलन के मांग का हिस्सा बन चुकी थी, इन्होंने भी वो सब मांगे रखी। तो लेकिन होम रूल लीग, जहां उसने इस आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत दी, लेकिन कुल मिलाकर यह आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया और इसका एक ही परिणाम अच्छा निकला, वह यह कि राष्ट्रीय आंदोलन बना रहा। तिलक के वापस आने से तिलक और उनके गरम दल के नेता, इन्होंने देखा कि अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने में, अंग्रेज उद्देश्य में सफल हो रहे हैं नरम और गरम दल को अलग करने में, तो इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कांग्रेस ने भी मुस्लिमों का पक्ष लिया, और वह कारण था खिलाफत मूवमेंट। टर्की के जो शासक थे, खलीफा जिनको कहा जाता था, कैलिफ, खलीफा, ये मुसलमानों के अंतर्राष्ट्रीय विश्व गुरु माने जाते थे। खलीफा पर अंग्रेजों के द्वारा हमला मुस्लिमों को नागवार गुजरा और वे लोग उसका विरोध किए। तो इस प्रकार कांग्रेस ने यह मौका ताड़ते हुए मुस्लिमों का यहाँ सहयोग किया, उनके साथ हाथ बढ़ाया, और इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम एक तरफ पास साथ साथ आए, और ऐसे ही नरम दल और गरम दल भी साथ हुए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की घोषणा करके सारे भारतीयों की उम्मीद पर पानी डाल दिया था, जबकि भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का पूरा सहयोग दिया था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये कि गांधी जो इस समय तक आ चुके थे, उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को खारिज किया और एक नए आंदोलन का, एक नए दौर की शुरुआत हुई। इससे पहले हम गांधी के आंदोलन की ओर बढ़ें, हम ये जाने कि आखिर उग्रवादिता का जो काल था,
1905 से 1915-18 का, यह कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। यह बहुत ज़्यादा सफल आंदोलन था इस दृष्टि से, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन कई कदम आगे बढ़ा। लेकिन मांग वह भी हमारी अब स्वराज हो गई थी, बल्कि डोमिनियन स्टेटस यानी उपनिवेशवाद के अंतर उपनिवेश रहते हुए हम अपना शासन चलाना चाहेंगे, ऐसा तो 1906 में ही घोषित कर दिया गया था। तिलक ने तो यहां तक कह दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो अब जो लक्ष्य भी हमारा बहुत बढ़ा, साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन का जो दायरा था वो बहुत बढ़ा, पूरे भारत में अब फैल गया और लोगों के मन में अब देश के प्रति कुछ कर्ज करने की गुजर होने लगी। 1915-16 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म घोषित हुई और उसका विरोध शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक व्यक्ति के नाम से था, अंग्रेज अधिकारी के नाम से, जिसका उस एक्ट में यह प्रावधान था कि यदि किसी पर शंका होती है अंग्रेज सरकार को, तो वह बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है और उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो 1917 में पास हुआ था, 1918 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ 12 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हुई। जलियांवाला बाग पंजाब में है, यहाँ पर एक सभा हुई और इस सभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और इस सभा में शामिल लोगों पर जनरल डायर नाम के फौजी अधिकारी के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिससे हजारों भारतीय वहीं मारे गए। इस जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और यहां से शुरू होता है एक नया दौर, जिसे हम कहते हैं गांधीयन काल, गांधी का युग। गांधी का युग, गांधी भारत आ चुके थे। अफ्रीका में कुछ आंदोलन सफल तरीके से करने के बाद उन्हें केसर हिंद की उपाधि भी मिली थी और 15, 16, 17, 18 के काल में उन्होंने भारत का दौरा किया। इस देश भ्रमण के अनुभवों के साथ साथ उन्होंने अपनी बातें, अपने अनुभवों को अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के साथ भी शेयर किया और साथ ही कांग्रेस के विभिन्न नेताओं से मिले, विभिन्न गांवों में, विभिन्न शहरों में जाकर वहां की स्थितियां जानी और इस सब के निचोड़ को एक निष्कर्ष के रूप में उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सेशन में सामने रखा। देश की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए और जैसा बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में भारत की सहमति नहीं ली गई थी। एक तरीके से गांधी के प्रस्ताव को सामने रखा गया और गांधी ने उसे एक असहयोग आंदोलन का नाम दिया। असहयोग आंदोलन एक इस तरह का आंदोलन जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग किया जाएगा, उनके कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके कार्यालयों में उपस्थिति नहीं दी जाएगी, आदि आदि, और एक कार्यक्रम बना। यह असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैलाया जाएगा और इस प्रकार गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक तरीके से आगमन हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से उन्होंने असहयोग आंदोलन की प्रस्तावना और भूमिका रखी और यह असहयोग पूरी तरह शांतिपूर्वक होगा, अहिंसात्मक होगा, इस बात पर गांधी का बहुत जोर था। असहयोग आंदोलन ने एक विकराल रूप लिया। पूरे देश में पुनः बहुत जोरों से, बहुत तेजी से राष्ट्रीय आंदोलन फैला।
लाखों की संख्या में लोग जेल गए। सरकार ने दमन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और करीब 60,000 लोगों को जेल भेजा, जिसमें बहुत सारे नेता भी शामिल थे। सभी तरह का सहयोग किया गया। गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जहां पर ये आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के दुर्व्यवहार को लेकर उन लोगों ने वहां पर थाने पर हमला बोला और आग लगा दी। उस जगह का नाम है चौरी चौरा। इस जगह उन्होंने आग लगा दी और आग लगाने से 29 पुलिसकर्मी मारे गए, जल के मारे गए। इस घटना ने गांधी जी को झकझोर दिया, जो अहिंसा के पुजारी बन चुके थे। उन्होंने कहा कि ऐसा आंदोलन जिसमें हिंसा का स्थान हो, उसे लेके मैं आगे बढ़ नहीं सकता। और ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना के अगले दिन घोषणा कर दी कि आंदोलन वापस लिया जाता है। 1922 को आंदोलन के वापस लेते ही पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सभी दलों ने चौरी चौरा कांड को लेकर, कांग्रेस के सभी गुटों ने चौरी चौरा कांड को लेकर गांधी की आलोचना की। जहां तक कहा गया कि किसी एक जगह की छोटी घटना को लेकर पूरे देश को उसकी सजा न दी जाए, ऐसा अनुरोध है। लेकिन गांधी ने स्वीकार नहीं किया और यह आंदोलन वापस हुआ। वापस ही नहीं, इसको लेकर अंग्रेजों की प्रतिक्रिया बड़ी दमनात्मक रही और उन्होंने लाखों लोगों को जेल भेजा। गांधी को स्वयं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जितने नेता थे, गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद आदि, सभी जेल गए। और इस प्रकार चौरी चौरा की घटना को लेकर असहयोग आंदोलन, जो बहुत सफल रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था, वह रोक दिया गया। ये तो हुई घटना 1922 की। और जब इनको गिरफ्तार हुआ, ये सब नेता लोग गिरफ्तार हुए, तो आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस का वो वर्ग जो थोड़ा नरम था, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थे। चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इन लोगों ने एक स्वराज दल की स्थापना की। लक्ष्य तो स्वराज ही था, लक्ष्य वही था जो कांग्रेस का, लेकिन इनका कहना था कि असहयोग या बायकॉट ना करके हम क्यों ना काउंसिल वगैरह में चुनाव जीत कर जाएं और यदि जीते तो सरकार बनाएं और सरकार बनाने के बाद अंग्रेजी शासन के राह का रोड़ा बने। तो इस प्रकार ये स्वराज पार्टी की स्थापना हुई मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास आदि के द्वारा। और कांग्रेस के घोर विरोध के बावजूद भी इन्होंने चुनाव के बहिष्कार से इनकार कर दिया, जैसा कांग्रेस चाहती थी, और ये स्वयं चुनाव में भाग लिए। पंजाब और मध्य प्रदेश, इन दो जगहों पर स्वराज पार्टी विजयी हुई, उसकी सरकार बनी और साथ ही केंद्रीय संसद में भी, जो उस समय थी, उसमें भी यहाँ के 45 प्रतिनिधि चुने गए। इन दो जगहों पर अपनी सरकार बनाने के बाद इसने अपने तरीके से विरोध करना शुरू किया। उदाहरण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए बजट को रिजेक्ट करना, विभिन्न पदों पर जो बहुत ज़्यादा तनख्वाह दी जा रही थी उसको आधा करना, आदि आदि। इनकी कई मांगें थी स्वराज दल की। लेकिन इन मांगों के मद्देनजर अंग्रेजों ने कुछ कार्रवाई तो जरूर की, लेकिन स्वराज दल अपना प्रभाव उतना नहीं छोड़ पाया। पर इतना तय था कि हाँ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन बड़े बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने के बावजूद भी किसी तरीके से चल रहा था। तो 1923-24 का जो काल है वह स्वराज दल के लिए के काल के रूप में जाना जाता है। अपने लक्ष्य में इस हद तक सफल हुए कि राष्ट्रीय आंदोलन जारी रहा। अंग्रेजों को बड़ी तकलीफ दी इन्होंने विधानसभा काउंसिल के अंदर रहकर, और एक तरीके से शासन व्यवस्था चरमरा गई। अब ये तो हुई स्वराज दल की बात। सन 23-24 से लेकर सन 26-27 तक का काल बहुत तरह की हड़तालों का था। पूरे देश में सभी तरह की हड़तालें हुई, लॉकआउट हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का असर आर्थिक व्यवस्था पर दिखने लगा था।
और इसी दौरान मोतीलाल नेहरू को देश के संविधान बनाने का कार्य कांग्रेस ने दिया कि किस ढंग का संविधान होगा, इसकी एक आधारभूत रूपरेखा रखी जाए और यह नेहरू रिपोर्ट कहलाई। 1928 के सेशन में कांग्रेस के सेशन में नेहरू रिपोर्ट रखी गई, जिसमें उसने अपनी मांग पुनः रखी, उपनिवेश के अंदर स्वराज, डोमिनियन स्टेटस उसने मांग वही रखी। लेकिन साथ ही और भी उसकी कुछ मांगे थी, 11 तरीके की मांगे थी जो यहां दिख रही हैं। और इन मांगों को न मांगने पर चेतावनी दी गई कि हम आंदोलन अब तीव्र कर देंगे, यदि इस अंतिम तारीख तक 31 दिसंबर 1929 तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे। और जैसा अपेक्षित था, अंग्रेज सरकार ने किसी भी तरीके से दबाव में आना स्वीकार नहीं किया, इन मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया और 31 दिसंबर 1929 की रात लाहौर के पास रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि आज से भारत का लक्ष्य स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज होगा। जाने पूरी स्वतंत्रता अब हमको चाहिए, यह पूर्ण स्वराज अब से हमारा लक्ष्य हो गया। और इस प्रकार 1929 की 31 दिसंबर की रात रावी नदी का किनारा जहां पर यह मांग रखी गई, इसे आंदोलन का रूप देने के लिए तय किया गया। 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन होगा। और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन भारत ने पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य रखा था। और पूर्ण स्वराज हमें 26 जनवरी 1950 को मिला, जब अंग्रेजों के संविधान को भी हमने हटाकर अपना संविधान लागू किया। खैर, इस प्रकार 26 जनवरी 1930 से आंदोलन को बढ़ाने की घोषणा हुई और पूरे देश में पुनः एक नए रूप से आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नाम गांधी ने दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम आपके आदेशों की अवज्ञा करेंगे, अवहेलना करेंगे, आदेशों को नहीं मानेंगे, आपके मतलब अंग्रेजों के, लेकिन विनय के साथ, सविनय विनम्रता के साथ हम आपके आदेशों को नहीं माने। दूसरे शब्दों में जिसे कहा जाता है कि आप यदि हमको एक गाल में चांटा मारें तो हम दूसरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका ऐसा अर्थ ये नहीं था। पर इसका अर्थ ये निश्चित था कि हम पूरी तरह से विनम्र बने रहेंगे, किसी भी तरह से हिंसा पर नहीं उतारू होंगे, जैसा कि चौरी चौरा 1922 की घटना में हो गया था। और इसकी शुरुआत गांधी ने नमक तोड़ सत्याग्रह के साथ की, जो मार्च 1930 में 79 फॉलोअर्स के साथ, अपने 79 अनुयायियों के साथ गुजरात के दांडी के लिए 200 किलोमीटर चले। दांडी वह समुद्री किनारा था गुजरात का एक, जहां पर जाकर उन्होंने नमक समुद्र के किनारे से उठाया। नमक पर टैक्स देना पड़ता था। गांधी इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को बताना चाह रहे थे कि नमक जैसी आधारभूत चीज पर कोई टैक्स नहीं लग सकता। और इस प्रकार उन्होंने सविनय अंग्रेजों के इस कानून की अवज्ञा की, जिसमें यह था कि नमक पर टैक्स लगता है। गांधी जी और उनके 79 फॉलोअर्स जो वहां गए थे, वे 200 किलोमीटर चलकर दांडी पहुंचे और इसीलिए इसे दांडी मार्च कहा जाता है। जब हम दांडी मार्च की चर्चा करते हैं तो हमें नेपोलियन का मार्च जो पेरिस की ओर था, या मुसोलिनी का मार्च जो रोम की ओर था, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, उसी तरह हम दांडी मार्च को याद करते हैं। और दांडी मार्च ने अंग्रेज शासन को पूरी तरह झकझोर दिया। तुरंत 1,20,000 लोग से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, बहुत लोगों को लाठियां पड़ी, बहुत गोलियां चली, लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई।
जो लाल बालपाल की तिगड़ी के एक धुरी थे, उनकी लाठी से मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार ये जो पूरी घटनाएं हैं ये बड़ी तेजी से चल रही। नेहरू जी ने जो अपनी रिपोर्ट रखी थी, मोतीलाल नेहरू ने, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, वह भी किसी साइमन कमीशन के भारत आने के परिप्रेक्ष्य में रखी गई थी। साइमन कमीशन। तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे 1930-31 में दांडी मार्च हुआ और यह आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास हुआ। इस प्रकार गांधी जी पुनः गिरफ्तार हुए, उनके सभी नेता लोग गिरफ्तार हुए और कांग्रेस फिर एक तरीके से नेतृत्वहीन उसने अपने को महसूस किया।